एपिसोड -16 से 20। डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम, पात्र, जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं तो ये केवल एक संयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। और साथ ही अगर आप इस चैनल टोबी रामा संजू नॉवल स्टोरी पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 16 क्रूएल साइड ऑफ राणा सा अधिरोह। इतने क्यूट से बेबी के लिए ऐसे ड्रेसेस। आई थिंक मुझे बनी का फुल वार्डरोब चेंज करना पड़ेगा, रिया ने कहा और वह से उसका वेस्ट बेल्ट ले लिया। उसने जल्दी से वो बेल्ट शर्ट के ऊपर से लगा लिया और उसे टाइट करके उसके नीचे गिरते हुए शर्ट को फिर कर दिया। सेम प्रोसेस उसने उस ट्रैक पैंट के साथ भी की। उसे अपने कमर से ऊपर खींचकर उसने उस पर एक और बेल लगा दिया जिस वजह से वो पैंट नीचे ना सरके। उसने अपने आप को शीशे में देखा और नामे सर हिला दिया। डेफिनेटली वो स्टूपिड लग रही थी उन कपड़ों में, बट पहले से काफी बेहतर था। वो बाहर आ गई और आते ही उसकी नजरें राजन पर गई जो सोफे पर किसी राजा के तरह बैठा था और एक और घूर कर देख रहा था। रिया ने भी अपनी नजरें उस और कर ली जहां राजन देख रहा था और अधिरोह को वह देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो कुछ कहने ही वाली थी तब तक उसे अपने लुक का ख्याल आया और वो झट से वापस मुड़ गई जिस वजह से उसके लंबे जुड़े में बंधे हुए बाल खुल गए। सच में बेहद खूबसूरत थे रिया के बाल, और बहुत लंबे भी थे। अधिरोह तो बस उन्हें देखते ही रह गया। बनी जल्दी से उसके तरफ भागा और उसका हाथ पकड़कर उसे देखने लग गया। उसकी नजरों में रिया के लिए फिक्र थी, जिसे पल भर के अंदर ही रिया समझ गई और प्यार से बोली, एम फाइन स्वीटू। वो बस हम। प्रिया ने एक नजर अधिरोह को देखा और राजन भी उसे घूरकर देखने लग गया, जिसे देखकर अधिरोह ने अपने माथे को पकड़ते हुए आंखें कसकर बंद कर दी। डेफिनेटली उससे अब राजन की नफरत बर्दाश्त नहीं हो रही थी, या फिर उसकी इतनी रिया से करीबी। अधिरोह वैसे तो गुस्से से ही रिया से बात करना चाहता था, मगर राजन के प्रेजेंस को महसूस कर वो जरा नॉर्मल आवाज में ही बोला, आप ये इस तरह से डिनर करने आने वाली है? और रिया ने उसके तरफ चौंक कर देखा। अधिरोह ने उसे सर से पांव तक देखा और अपनी नजरें घुमा ली और वो क्या सोच रहा है ये रिया को समझ आ गया। डेफिनेटली वो इस हुलिये में नीचे नहीं जाने वाली थी डिनर करने। प्रिया कुछ बोलने को हुई मगर तब तक ही अधिरोह नामे सर हिलाते हुए बोला, फॉरगेट इट, हम यही डिनर अरेंज करने के लिए बोल देते हैं। अधिरोह कहकर बाहर चला गया और रिया ने सुकून की सांस छोड़ दी। ये अधिरोह की पहली बात थी जो रिया को पसंद आ गई थी, वरना तो उसका इंप्रेशन कुछ खास नहीं गिरा था उस पर। कुछ ही देर में अधिरोह और राजन के कमरे के अटैच बड़ी से गैलरी में उन तीनों का डिनर अरेंज किया गया और रिया और राजन के आने से पहले ही अधिरोह ने वहां से सभी मैड्स को भेज दिया। ही डोंट वांट कि रिया को इस हुलिये में कोई देखे। वो दोनों भी जल्दी ही आ गए और वहां किसी को ना देखकर सच में रिया को सुकून महसूस हुआ जो उसके चेहरे पर भी दिख रहा था। उसने फिर जल्दी से पहले अधिरोह को और फिर राजन को खाना सर्व किया और खुद के लिए भी प्लेट परोस दी। आज दिन भर कुछ नहीं खाया था उसने और इसी वजह से उसे फिलहाल बहुत भूख लग रही थी। एक्चुअल में तो वो जल्दी जल्दी खाना चाहती थी सब कुछ, मगर अधिरोह को और उसके बाद राजन को इतने तहजीब से खाते हुए देखकर उसे अपने आप पर ही शर्म महसूस हुई और वो भी अच्छे से खाने लग गई। डिनर होते ही अधिरोह रिया के तरफ देखकर बोला, आप कमरे में जाकर रेस्ट कीजिए, हमें राजन से कुछ बात करनी है। नन्हे कुंवर, हमारे साथ स्टडी में आइए, अधिरोह ने हुक्म देते हुए कहा और रिया मुंह बनाते हुए अंदर कमरे में चली गई। अधिरोह के स्टडी में वो दोनों बाप बेटे एक दूसरे के सामने बिल्कुल एक जैसे ही बैठे हुए थे। राजन के चेहरे पर अभी भी गुस्सा था, जिसे देखकर अधिरोह बोला, आप हमसे बात करने का क्या लेंगे राजन? कब तक नाराज रहना है आपको? अधिरोह के सवाल पर राजन उसे घूर कर देखने लग गया और फिर अपने टैब में कुछ टाइप करके उसके तरफ टैब दे दिया। अपोलॉजी और शॉपिंग, राजन के लिखे हुए लफ्ज पढ़कर अधिरोह ही आंखें छोटी हो गई और अपने दाएं भुवई को रब करते हुए वो बोला, ओके हमने अर्जुन से उनके जरूरत का सारा सामान मंगवा दिया है और हम उन्हें सॉरी भी कहेंगे। अधिरोह की बात सुन राजन की सख्त आंखें थोड़ी नर्म हो गई। जी ने देखकर अधिरोह ने अपने बाहें फैलाकर उसे अपने करीब आने का इशारा किया। राजन फिर बिना एक वक्त गवाए उसके बाहों में चला गया और दोनों के दिल को बेहद सुकून महसूस हुआ। कुछ देर उसे प्यार करने के बाद अधिरोह बोला, जाइए अब और आराम से सो जाए, हमें थोड़ा काम है, सो हम वो करके आएंगे। अधिरोह की बात सुन राजन जाने को हुआ मगर कुछ सोच कर रुका और उसने अधिरोह को नीचे झुकने का इशारा किया। अधिरोह नीचे झुका और अगले ही पल उस पे माथे पर एक गीली सी ठंडी चुभन महसूस हुई। राजन ने उसके बाबासा के सर पर पहली बार अपने होंठ टिकाए हुए थे, जिसे फिलकर अधिरोह की अनकहे नम हो गई। राजन फिर वह से चला गया मगर अधिरोह कम से कम 5-10 मिनट तक वैसे ही वहां बैठा रहा, उसकी चुभन को याद कर। डोर नॉक होने की वजह से वो होश में आया और उसने अपनी गीली पुलके साफ कर अंदर आने की परमिशन दे दी। अर्जुन अंदर आते ही बोला, खम्मा घनी राणा सा, आपके कहे मुताबिक रानी सा के लिए सब कुछ आ गया है और नन्हे कुंवर के डॉक्टर्स की टीम भी आ चुकी है, आप कहे तो मैं उन्हें अंदर बुला लूं? अर्जुन के कहने पर अधिरोह ने हाँ में इशारा किया और परमिशन मिलने पर राजन के डॉक्टर्स की टीम वहां आ गई। खम्मा घनी राणा सा, उन सभी डॉक्टर्स के टीम ने राणा सा को ग्रीट किया और अधिरोह ने उन्हें बैठना का इशारा करके बोला,
राजन थोड़ा अलग बिहेव कर रहे हैं डॉक्टर, जैसे कि आप जानते हैं वो न तो किसी को अपने करीब आने देते थे और ना ही गुस्से के अलावा और कोई इमोशन शो करते थे, बट अब वो उस अधिरोह कहते हुए एक पल रुका और फिर से बोला, हमारी रानीसा के साथ अटैचमेंट फील कर रहे हैं, उनके वजह से वो हमसे तक के गुस्सा हो गए। इतना ही नहीं बल्कि वो उन्हें प्रिया को अपने आप को छूने भी दे रहे हैं और उनके हाथों से खा भी रहे हैं। कहते हुए अधिरोह ने वो हर एक चेंजेस को बता दिया जो उसने अभी अभी फील किए थे। ये तो बहुत अच्छी बात है रानासा, राजन के साइकेट्रिस्ट जल्दी से बोले। राजन जब 1 साल का था तभी से उसमें कई सारी बातें थी जो अलग थी, और 3 साल के होते होते उसने काफी सारे अलग बातें आदतें दिखने लग गई। तब से लेकर अब तक अधिरोह ने उसके लिए साइकेट्रिस्ट, न्यूट्रिशियनिस्ट और एक पीडियाट्रिशियन को हायर किया हुआ था, और तभी से लेकर अब तक राजन की काउंसलिंग शुरू थी, बट उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला था। एंड नाउ बस कुछ ही दिनों ने रिया ने ना जाने कौन सा जादू कर दिया था, जिस वजह से राजन पूरी तरह से बदल गया था। आज भी डिनर टेबल पर उसने रिया ने जो सर्व किया वो सब चुपचाप बिना कोई कंप्लेंट किए खा लिया, वरना तो उसके खाने के मामले में बहुत ही ज्यादा नखरे थे और खाना भी बहुत कम था उसका। राजन के साइकेट्रिस्ट डॉक्टर आनंद फिर से बोले, रानासा हमारे ख्याल से नन्हे कुंवर रानीसा के साथ अटैच हो चुके हैं। बच्चे हमेशा प्यार की तलाश में रहते हैं रानासा, और वो प्यार शायद उन्हें रानीसा के साथ फिल हुआ और बस पल भर के अंदर ही वो उनसे जुड़ गए। और जैसे कि आपने बताया को वो गुस्से के अलावा पजेसिवनेस, केयर और बाकी सारे इमोशन को समझ रहे हैं, इसका मतलब वो अब ठीक हो रहे हैं रानीसा, और उन्हें एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने दीजिए। और हम 100% कह सकते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब नन्हे कुंवर बाकी बच्चों के जैसा हंसने और बोलने लगेंगे, डॉक्टर आनंद ने कहा। और बाकी दोनों डॉक्टर्स ने भी उनके हाँ से हाँ मिला दी। तकरीबन 1-1.5 घंटे तक डिस्कस करने के बाद अधिरोह ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी और फिर अर्जुन के तरफ देखा। गाड़ी तैयार है रानासा, अर्जुन ने जैसे ही कहा वैसे ही अधिरोह उठा और वो बाहर चले गए। तकरीबन 1 घंटे बाद वो जंगल के अंदर बने उन्हें कफम हाउस में गए, जहां उसके गुनहगारों को गिरफ्त करके उसकी टीम ने रखा हुआ था। अंधेरा कमरा, और उस कमरे में कुर्सी पर बैठे हुए वो तीनों जो अपने जान की भिख मांग रहे थे, उनमें से दोनों की हालत तो काफी खराब थी, क्योंकि उन दोनों ने तो रानासा अधिरोह को ड्रग्स दिए थे। अधिरोह लंबे रोबदार कदमों के साथ वहां आया और आते ही उन तीनों की हालत काफी खराब हो गई। अधिरोह का ऑरा था ही इतना स्ट्रॉन्ग कि उसे बिना देखे ही उन्हें उसके आने के बारे में पता लग गया। अर्नब ने उसी वक्त उस कमरे की लाइट्स ऑन की और उन तीनों की नजर सबसे पहले रोबदार तरीके से किंग चेयर पर बैठे हुए अधिरोह पर गई, और बस यहां उन सब की हवा टाइट हो गई। उन तीनों में राजकुमारी नंदिनी भी थी, जिसने अधिरोह को ड्रग्स देने की और उसके साथ वक्त स्पेंड कर उसे ब्लैकमेल कर उसकी रानीसा बनने की प्लानिंग की थी। उसे लगा था कि उसके ओहदे की वजह से, उसके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से उसे कोई कुछ नहीं करेगा, मगर वो बिल्कुल झूठ थी। अधिरोह खुद एक राजा था, बिरादरी में उसका सबसे ऊंचा स्थान था, सबसे ज्यादा मान मिलता था उसे, और उसके अलावा बिजनेस वर्ल्ड में हासिल किया हुआ उसने उसका मुकाम, जिसे बिट करना किसी के भी बस में नहीं था। फैशन, कंस्ट्रक्शन, एंटरटेनमेंट, होटल्स और डायमंड इंडस्ट्री, उन सभी में उसका बिजनेस अव्वल नंबर पर था, और सबसे बढ़कर उसकी एयरलाइंस। ऑल ओवर द वर्ल्ड उसके कम से कम 100 से भी ज्यादा एयरपोर्ट्स थे और उसकी एयरलाइंस नंबर 1 पोजीशन पर थी, जिस वजह से उसे दुश्मनी लेने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। राजकुमारी नंदिनी उसे देखते ही अपने आंखों में आंसू लाकर बोली, अधिरोह, हमने ये सब सिर्फ आपको पाने के लिए किया। हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं अधिरोह, बहुत ज्यादा। बस इसी वजह से आपके जिंदगी में शामिल होने के लिए हमने ये सब किया। आप प्लीज हमें गलत मत समझिए, बहुत मोहब्बत करते हैं हम आपसे। कहते हुए राजकुमारी नंदिनी रोने लग गई, मगर उसके आंसुओं का अधिरोह पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। एवरी पर्सन है देयर अनदर साइड, और वैसे ही अधिरोह की भी एक दूसरी साइड थी। दुनिया की नजरों में भले ही वो कायदे से चलने वाला एक बिजनेसमैन हो, मगर वो खुद ही जानता था कि उसकी उस साइड को मेंटेन रखने के लिए और बिजनेस वर्ल्ड में अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए वो अपने किसी भी दुश्मनों को एक मौका भी नहीं देता था। उसकी वो क्रूएल साइड, जिससे सिर्फ उसके दुश्मन ही वाकिफ। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी एपिसोड 17 क्रूएल साइड ऑफ रानासा 2। अधिरोह खुद एक राजा था, बिरादरी में उसका सबसे ऊंचा स्थान था, सबसे ज्यादा मान मिलता था उसे, और उसके अलावा बिजनेस वर्ल्ड में हासिल किया हुआ उसने उसका मुकाम, जिसे बिट करना किसी के भी बस में नहीं था। फैशन, कंस्ट्रक्शन, एंटरटेनमेंट, होटल्स और डायमंड इंडस्ट्री, उन सभी में उसका बिजनेस अव्वल नंबर पर था, और सबसे बढ़कर उसकी एयरलाइंस। ऑल ओवर द वर्ल्ड उसके कम से कम 100 से भी ज्यादा एयरपोर्ट्स थे और उसकी एयरलाइंस नंबर 1 पोजीशन पर थी, जिस वजह से उसे दुश्मनी लेने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। राजकुमारी नंदिनी उसे देखते ही अपने आंखों में आंसू लाकर बोली, अधिरोह, हमने ये सब सिर्फ आपको पाने के लिए किया। हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं अधिरोह, बहुत ज्यादा। बस इसी वजह से आपके जिंदगी में शामिल होने के लिए हमने ये सब किया। आप प्लीज हमें गलत मत समझिए, बहुत मोहब्बत करते हैं हम आपसे। कहते हुए राजकुमारी नंदिनी रोने लग गई, मगर उसके आंसुओं का अधिरोह पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। एवरी पर्सन है देयर अनदर साइड, और वैसे ही अधिरोह की भी एक दूसरी साइड थी। दुनिया की नजरों में भले ही वो कायदे से चलने वाला एक बिजनेसमैन हो,
मगर वो खुद ही जानता था कि उसकी उस साइड को मेंटेन रखने के लिए और बिजनेस वर्ल्ड में अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए वो अपने किसी भी दुश्मनों को एक मौका भी नहीं देता था, उसकी वो क्रूएल साइड जिससे सिर्फ उसके दुश्मन ही वाकिफ थे। नंदिनी फिर एक बार अपने आंखों में बेशुमार प्यार लाते हुए अधिरोह से बोली, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं राणा सा, हमारे प्यार को हम वादा करते हैं, हम नन्हे कुंवर को भी बहुत प्यार देंगे, बिल्कुल एक सगी माँ के तरह। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप चाहेंगे तो हम हमारा खुद का बेबी भी नहीं होने देंगे, सिर्फ आपकी पत्नी और कुंवर राजन की मासा ही हमेशा हमेशा बनकर रहेंगे। आप हमारे बारे में सोचिए ना। नंदिनी के आंखों से फिर एक बार आंसू बहने लग गए। उसकी बातें सुन अधिरोह के ओठों पर डेविलिश स्माइल आ गई और उसकी वो कोल्ड स्माइल देखकर नंदिनी डर से कांपने लग गई। अधिरोह ने अर्नव के तरफ इशारा किया और अर्नव ने एक वीडियो क्लिप प्ले कर दी जिसमें नंदिनी थी और उनके सामने और कोई नहीं बल्कि कि शक्ति सिंह राजपूत अधिरोह के पिता थे। नंदिनी वो क्लिप देखकर डर गई। वो सोच रही थी कि अधिरोह से क्या कहा जाए। उतने में ही अधिरोह बोला, झूठ बोलने के बारे के सोचना भी मत राजकुमारी नंदिनी, क्योंकि इस वीडियो की ऑडियो क्लिप भी हमारे पास मौजूद है। मगर क्या है ना, वो शख्स जिसके साथ आप ही, हमें उनकी आवाज भी सुननी पसंद नहीं है। सो बिना वक्त गंवाए आप बोलना शुरू करेंगी या फिर हम आपको आपके किए और साथ ही में उनके किए को की भी सजा आपको दे। अधिरोह के वो लफज और नंदिनी कांप गई। म्यूट वीडियो क्लिप देखकर उसे लगा था कि वो कोई भी बहाना बना सकती है, मगर अधिरोह ने उसके ख्यालात को भांप लिया था और उसके कुछ बोलने से पहले ही पूरी बाजू पलट दी। नंदिनी घबराकर रोने लग गई। सच बोलने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो रोते हुए बोली, आई लव यू राणा सा, बहुत मोहब्बत करते हैं हम आपसे, और उसी मोहब्बत के खातिर 3 बार हमने अपने पेरेंट्स को आपके घर हमारा रिश्ता लेकर भेजा, मगर हर बार आपके तरफ से ना ही आए। और फिर एक दिन शक्ति अंकल ने हमें मिलने को बुलाया। ट्रस्ट मी राणा सा, हमने उन्हें यही कहा था कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आगे जाकर हम कुंवर राजन की पूरी जिम्मेदारी लेंगे, ये तक कि हम हमारा अपना बेबी भी नहीं होने देंगे। लेकिन उन्होंने नंदिनी कहते हुए लड़खड़ा गई। अधिरोह उसकी बात को पूरा करते हुए बोला, उन्होंने कहा होगा कि आपको राजन का ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है या फिर राजन को नुकसान पहुंचाने के बारे में बोला होगा। अधिरोह ने कहा और नंदिनी ने हाँ के सर हिला दिया। वो बोली, वो नन्ही कुंवर को पसंद नहीं करते हैं राणा सा, उन्होंने हमें किसी तरह की दवाई राजन को देने के लिए कही थी और ये भी कहा था कि हम हमारे और आपके बेबी को जन्म दे। नंदिनी सर झुकाते हुए बोली और अधिरोह व्यंग्यात्मक लहजन से मुस्कुराया। अपनी कोल्ड नजरों से नंदिनी को घूरते हुए वो बोला, सिर्फ दवाई देने के लिए कहा था या फिर हमारे राजन को मारने के लिए कहा था। अधिरोह का वो कोल्ड लहजा और नंदिनी जोर जोर से रोने लग गई। जाहिर था अधिरोह की वो शानो शौकत, इतनी प्रॉपर्टी, उसकी पावर वो ऐसे ही थोड़ी के को जाने देती। शादी के बाद राजन को रास्ते से हटाकर सब कुछ उनके होने वाले बच्चे के नाम कर देती वो सब कुछ। कहने को तो कई सारी रॉयल फैमिलीज थी और उनके पास भी काफी प्रॉपर्टी थी, मगर अधिरोह उसके पुश्तैनी जायदाद को छोड़ देने के बाद भी उसने इतनी दौलत कमाई थी, इतनी प्रॉपर्टी जोड़ी थी कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। बस उसी वजह से उसे अधिरोह से शादी करनी थी, रानी सा हुक्म बनना था। अधिरोह ने उसे घूर कर देखा और अर्नव के तरफ इशारा कर दिया, और बस उसका इतना इशारा नंदिनी और अस के दोनों साथी को इतनी बुरी मौत मिली कि उनकी रूह तक के काम उठ गई। आई नो कि छोटा पार्ट है, मगर एक फंक्शन में जाना है। पहले तो वहां जाना कैंसिल हुआ था, इस वजह से रिलैक्स थी, मगर अब जाना फिक्स हो गया, इसी वजह से कार में बैठे हुए पार्ट लिख रही हूँ। अगर वक्त नहीं हुआ तो दूसरा पार्ट भी दे दूंगी। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी एपिसोड 18 हॉट अधिरोह। अधिरोह को वापस मैंशन लौटे वक्त काफी लेट हो चुका था। मारूस की हर रोज के आदत अनुसार वो पहले राजन के कमरे में गया। बहुत प्यार करता था वो राजन से, और वो ये भी जानता था कि राजन को बाहर के लोगों से कम लेकिन उसके अपने घर के लोगों से ज्यादा खतरा है। उसके खुद के अपने पिता उसके बेटे को मरना चाहते थे, मगर उनसे और उम्मीद ही की क्या जा सकती थी। जो कुछ भी उन्होंने पस्त में किया था, ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं था। उसने नामे सर हिलाया और फ्रेश होकर राजन के कमरे में आ गया। उसकी नजरें बेड पर सोए हुए राजन पर गई, जो इस वक्त रिया के बाहों में सोया हुआ था। उन दोनों को देखकर अधिरोह की भुवें ऊपर की ओर उठ गई। वे राजन ने उसे तकरीबन 1 साल पहले ही अपने साथ सोने के लिए मना कर दिया था और अपने लिए नए कमरे की डिमांड की थी, और आज वही राजन कल उसके जिंदगी में आए हुए रिया के बाहों में आराम से सो रहा था। अधिरोह जरा गुस्से से ही दिल बोला, जे छोड़ी, महारे से महारे बेटे को छीनना चाहती है क्या? और उसकी तेज नजरें रिया पर अंगार बरसाने लग गई। उसके हाथ टेबल से टकरा गए और जरा सी आवाज हुई और उतनी आवाज से ही राजन ने हलचल की। उसकी हलचल से रिया की नींद भी डिस्टर्ब हुई, मगर वो इतनी थकी हुई थी कि उसने बंद आंखों से ही उसके राजने के सर को थपथपाते हुए वो बोली, सो जाओ बेबी, कुछ नहीं हुआ है। और वो उसे कडल करने लग गई। उसके आवाज में राजन के लिए फिर थी, जिसे महसूस कर राजन फिर से कंफर्टेबल होकर उसके बाहों में सो गया और अधिरोह वैसे ही वहां से बाहर आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। ऐसा नहीं था कि उसके लिए पहले रिश्ते नहीं आए थे। दादी सा हुकुम और दादा सा हुकुम ने कई सारे रिश्ते उसके लिए लेकर आए थे।
और जब डॉक्टर ने कहा था कि शायद एक माँ के प्यार की वजह से राजन में चेंजेस हो सकते हैं, तब उसने भी कहीं ना कहीं सोचा था शादी के बारे में। सिर्फ राजन एक लिए मोम लाने के बारे में, मगर उसके नजरों में एक भी लड़की काबिल नहीं ठहरी। वो सारी की सारी लड़कियां सिर्फ उससे शादी करने और इतने बड़े एम्पायर की रानी सा बनने के लिए आई थी। उन्होंने भले ही सबके सामने राजन को प्यार जताया हो, लेकिन अधीरों की तल्लक नजरों से उनके अंदर का लालच और झूठ छिप नहीं पाया। राजन भी फिर चिढ़ने लग गया था उन सभी लड़कियों से, और आधीरों में वो बात वही छोड़ दी। मगर रिया वो अलग थी, बहुत अलग। जिस तरह राजन उससे जुदा था, या फिर ये कहे कि जिस तरह से वो उसका ख्याल रख रही थी, उससे बात करती थी, उससे तो यही था कि वो राजन को देती ममता, प्यार सब निस्वार्थ थे। और फिर उसका बैकग्राउंड सच में काफी इम्प्रेसिव था। अगर उन दोनों के बीच वो हादसा जब रिया कमरे में आई थी और गलतफहमी और नशे में अधिरोह ने उसके साथ वो सब किया होता, नहीं हुआ होता, तो वो जरूर रिया को एक चांस देने के बारे में सोचता, या फिर नहीं भी, क्योंकि उन दोनों ने काफी सारे डिफरेंस थे। उनकी उम्र में 7-8 साल का फासला था, और कहीं ना कहीं सोच भी अलग थी। बिस्तर पर लेटे ही आधिरोह के आंखों में नींद तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन रिया को लेकर अलग अलग ख्यालात आ रहे थे, और उस वजह से वो काफी चिढ़ भी रहा था। कंफ्यूज कर रही थी रिया उसे, कभी वो उसे अच्छी लगती तो कभी उसे उस पर गुस्सा आता था। और सबसे बड़ी बात, उसे देखकर, रिया को देखकर जो भी ख्यालात अधिरोह के दिल में आ रहे थे ना, वो बिल्कुल भी सही नहीं थे। वेल उसकी खूबसूरती अधिरोह के पेशेंस चेक आ कर रही थी, और उन सभी अनवांटेड ख्यालों को उसके दिल और दिमाग पर छाने के लिए मजबूर कर रही थी, जो था तो नॉर्मल ही, मगर अधिरोह को ठीक नहीं लग रहा था। ऐसे ही करवट बदलते हुए वो किसी तरह नींद को आने के लिए मनाने लग गया, और यहाँ जिसके उसकी नींद हराम की थी वो आराम से घोड़े बेचकर सो रही थी। अधिरोह ने फिर राजन को देखने के लिए उसके कमरे की सीसीटीवी ऑन की, और उसकी नजरें रिया पर ही जा बसी। उसके वो बिस्तर पर फैले हुए लंबे बालों को देखकर अधिरोह को उन्हें छूने की तमन्ना हुई, और उसके दिमाग में ये सवाल भी आया कि वो बाल सच में इतने लंबे हैं या नहीं। वेल उसने अपनी क्यूरोसिटी को अपने तक ही रखा, और ना जाने कब उसे देखते हुए ही नींद के आगोश में चला गया। अगली सुबह उसकी 5 बजे ही हुई, उसके हमेशा के वक्त पर, और फिर उसने 1 घंटा जिम कर कुछ देर तक वो सुबह की उस हल्की हल्की धूप में ध्यान में बैठ गया। उसके पीठ की हड्डी बिल्कुल सीधी थी, और अपने सीधे हाथ को दाएं हाथ पर कमर के पास रखकर वो ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था। ये इतना बड़ा एम्पायर चलाना आसान काम नहीं था, बस इसीलिए वो सुबह को धूप सेकते हुए हर दिन आधा घंटा क्यों ना हो ध्यान करते हुए बैठता था। थकी होने की वजह से रिया रात भर आराम से सोई थी, वो भी सुबह जल्दी ही उठा करती थी, मगर आज उसका दिल नहीं था। वो वैसे ही बिस्तर पर लेटी हुई थी, तभी राजन की हलचल हुई, और वो उठने ही वाली थी कि उसके माथे पर उसके सॉफ्ट सॉफ्ट ओठों का एहसास हुआ, और बस सुकून। रिया को इतना सुकून फील हुआ कि वो ये बात लफ्जों में बयान नहीं कर सकती थी। वो वैसे ही लेटी रही, और राजन का दूर जाने का एहसास उसे हुआ। वो वॉशरूम में गया था, और रिया ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें नम थी, वो नहीं जानती थी कि उसका उस छोटे से लड़के के साथ क्या रिश्ता है। हाँ, भले ही वो अब उसकी मोम बन गई हो, लेकिन ये जो रिश्ता, वो एहसास वो उन दोनों के बीच फील करती थी ना, उसे सच में पता नहीं था कि वो क्यों उसे फील करती है। राजन की और उसकी वो पहली मुलाकात, वो तो बस इस वजह से उसके साथ बात कर रही थी कि उसे उसके बहन के बेटे को प्यार करने नहीं मिलता था। सच में वो हिमांशी के बेटे को लेना चाहती थी, उसका लाड उठाना चाहती थी, मगर हिमांशी और उसके पति की वजह से उसका दिल ही नहीं हुआ। और बाकी बच्चे, उसका तो कभी किसी छोटे बच्चों के साथ कांटेक्ट ही नहीं आया था, और ना ही उसे बच्चों की ऐसी कुछ खास पसंद थी, या फिर ये कहे कि उसे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। फिर राजन को देखकर ही वो ममता से भरी हुई फीलिंग उसे क्यों आई, उसे ये अब तक पता नहीं चला था। वो जब भी उसे देखती थी, तब उसका दिल उसे बहुत प्यार करने का, उसके लाड करने का, उसके लिए वो सब कुछ करने का जो एक माँ आने बच्चे के लिए करती है, वो सब करने का करता था। इसी सोच में डूबी हुई वो बालकनी से आते ठंडे हवा की वजह से होश में आए, और साथ में उसे बंद करने आवाज से भी उसने अपनी आंखें खोली और राजन को बाहर जाता हुआ पाया। उसने सिर्फ अपनी नाइट पेंट पहनी हुई थी, और वो शर्ट लेस ही बाहर जा रहा था, जिसे देखकर रिया को उसकी फिक्र हुई, और वो भी उठकर जल्दी से उसके पीछे आ गई। अगर उसे ठंड लग गई तो, यही सवाल था उसके दिमाग में। और जैसे ही वो बालकनी के दरवाजे में आई, वैसे ही उसकी नजरें राजन और उसके पास ही बैठे हुए शर्टलेस अधिरोह पर गई। वो दोनों एक साथ ध्यान में बैठे हुए थे। अधिरोह राजन को जिम के लिए तो नहीं, मगर ध्यान करने के लिए जरूर उठाता था, और ठीक उस समय जिस समय अधिरोह ध्यान में बैठा था, उसी समय राजन भी उसके साथ जाकर ध्यान में बैठता था। रिया नजर भर के उन दोनों बाप बेटे की जोड़ी को देखने लग गई, और लास्ट में उसकी नज़ारे अधिरोह के उस एक्स्ट्रा हॉट से भी ज्यादा हॉट बॉडी से हटने को तैयार ही नहीं हो रही थी। सूरज की वो सुनहरी किरणों की वजह से अधिरोह की बॉडी सोने गोल्ड की तरह चमक रही थी, और उस पर छाई हुई वो पसीने की कुछ बूंदे उसके उस चमक को और भी बढ़ा रही थी। ऊपर से उसकी वो फिट बॉडी, पता नहीं क्यों मगर रिया को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ, और उसने अपने ठुक को गटकते हुए अपना गला गिला कर दिया। अधिरोह ने, और ठीक उसी समय राजन ने अपना ध्यान कंप्लीट किया और अपने हाथों को रब कर अपने आंखों पर रख दिए। उनकी हुई हलचल से रिया भी होश में आ गई, और वो झट से अंदर कमरे में चली गई और सीधा फ्रेश होने वॉशरूम में इंटर हुई। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी, एपिसोड 19, खूबसूरत अद्रिका।
वो दोनों एक साथ ध्यान में बैठे हुए थे। अधिरोह राजन को जिम के लिए तो नहीं, मगर ध्यान करने के लिए जरूर उठाता था, और ठीक उस समय जिस समय अधिरोह ध्यान में बैठा था उसी समय राजन भी उसके साथ जाकर ध्यान में बैठता था। रिया नजर भर के उन दोनों बाप बेटे की जोड़ी को देखने लग गई और लास्ट में उसकी नज़ारे अधिरोह के उस एक्स्ट्रा हॉट से भी ज्यादा हॉट बॉडी से हटने को तैयार ही नहीं हो रही थी। सूरज की वो सुनहरी किरणों की वजह से अधिरोह की बॉडी सोने गोल्ड की तरह चमक रही थी, और उस पर छाई हुई वो पसीने की कुछ बूंदे उसके उस चमक को और भी बढ़ा रही थी। ऊपर से उसकी वो फिट बॉडी, पता नहीं क्यों मगर रिया को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ और उसने अपने थूक को गटकते हुए अपना गला गिला कर दिया। अधिरोह ने, और ठीक उसी समय राजन ने अपना ध्यान कंप्लीट किया और अपने हाथों को रब कर अपने आंखों पर रख दिए। उनकी हुई हलचल से रिया भी होश में आ गई और वो झट से अंदर कमरे में चली गई और सीधा फ्रेश होने वॉशरूम में इंटर हुई। कहीं ना कहीं अधिरोह के उस हॉट लुक की मोहिनी उस पर चढ़ी हुई थी, और बस वो नशा उतारने के लिए रिया सीधा शावर के नीचे जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक शावर लेने के बाद उसका बहका हुआ दिमाग शांत हुआ और तब जाकर उसे एहसास हुआ कि ना तो उसने टॉवल लाया है और ना ही उसके पास उसके कपड़े हैं। शिट, अब क्या करें हम? ओह गॉड, बनी को भी कैसे कहे कि हमें क्या चाहिए? रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसकी नजर वह रखे हुए एक्स्ट्रा टॉवल पर गई और रिया ने जल्दी से अपने आप को सुखाकर वो टॉवल लपेट लिया। रिया ने दरवाजे को कान लगाकर बाहर की आवाज सुनी और उसे जब कुछ सुनाई नहीं दिया तब वो धीरे से डोर खोलते हुए राजन के चेंजिंग रूम में आ गई और वहां से उसके वॉकिंग कबोर्ड में गई और बस सामने अधिरोह को खड़ा हुआ देखकर उसकी आंखें हद से ज्यादा बड़ी हो गई। व्हाट द? अधिरोह दरवाजा बंद होने की आवाज से पीछे मुड़ा और रिया को यूं अपने सामने सिर्फ टॉवल में देखकर उसकी भी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। रिया झट से मुड़ी और जल्दी जल्दी दरवाजा खोलने की कोशिश करने लग गई, मगर वो इतना ज्यादा हट बढ़ा गई थी कि उसे इतना भी समझ नहीं आया कि उसने ऊपर की कुंडी लगा दी थी और अब वो मिडल में मौजूद लैच खोलने की कोशिश कर रही थी। अधिरोह जो किसी तरह से अपनी नजरें उस पर से हटाने की कोशिश कर रहा था, उसकी नजरें फिर से उसे धोखा देकर रिया के ऊपर चली ही गई, और उसकी वो गोरी गोरी लंबी गर्दन, उसकी वो जरा सी गुलाबी दिखती पीठ और अट्रैक्टिव लंबी खुली टांगे और उनमें जचती वो पायल, उनको देखकर उसका गला सूख गया था। उसने थूक गटक कर अपना गला गिला किया और अपनी नजरें घुमा दी। वो खुद से ही बोला, दिस गर्ल, जानबूझकर किया होगा इन्होंने ये, हाउ डेयर शी। वो अधिरोह गुस्से में उससे कुछ कहने ही वाला था कि फिर से उसकी नजरें रिया पर गई और उसे खुद पर ही गुस्सा आने लग गया। बहुत सारी लड़कियों ने उसे रिझाने की, उसके करीब आने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि कभी कभी बिजनेस क्लाइंट भी उसे खुश करने के लिए वन नाइट स्टैंड अरेंज करके रखते थे, मगर मजाल है कि अधिरोह की नजरें कभी किसी लड़की पर भी गई हो। उसने आज तक किसी को इस कदर नहीं देखा था जिस तरह से वो रिया को देखता था। उसे देखने के लिए मजबूर हो जाता था, उसकी खुद की नजरें उससे बगावत कर देती थी रिया को देखने के लिए, और बस उसे इसी वजह से खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। ये खुल क्यों नहीं रहा है? ओह गॉड, शिट। रिया की घबराई हुई रोती आवाज और अधिरोह ने उसके तरह देखा, उसके बॉडी की होती थर-थर और रोती हुई आवाज। अधिरोह को समझ आ गया कि वो डर गई है। उसने गहरी सांस छोड़ी और उसके तरफ कदम बढ़ाने लग गया और रिया उसके कदमों की आहट को महसूस कर अपने आप में सिमटने लग गई। इससे पहले कि अधिरोह उसके नजदीक आ जाता, रिया वह से हटने के लिए जल्दबाजी में मुड़ी और उसका पैर ट्विस्ट हो गया, जिससे रिया के मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। वो नीचे गिरी नहीं थी, लेकिन उसके पैर में मोच आ गई थी और उसे दर्द होते हुए भी वो वह से हटने की कोशिश कर रही थी। अधिरोह ने की हुई उस पर की जबरदस्ती, कहीं ना कहीं रिया के दिमाग में वही ख्याल आ रहे थे और उस वजह से वो डर भी रही थी। स्टे काम, अधिरोह ने जरा गुस्से से ही कहा और रिया एक जगह खड़ी हो गई। उसने फिर जल्दी से उसकी पहनी हुई शर्ट निकाल कर रिया को पहना दी और दरवाजा ओपन कर दिया। अधिरोह फिर बिना उसकी तरफ देखकर ही बोला, हमारे कमरे में आपके लिए नए कपड़े और बाकी सारी जरूरत के सामना का इंतजाम हमने कर दिया है, वहां जाकर आप चेंज कर लीजिए और हाँ, बाहर बालकनी से जाए। अधिरोह कहकर आगे बढ़ गया और रिया वही खड़ी रही। उसका पैर बहुत दर्द कर रहा था और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वो अपने पैर को सहलाने के लिए नीचे झुक ही रही थी कि फिर से अधिरोह वहां आ गया और उसकी नजर भी रिया के पैर पर गई जो काफी लाल हो चुका था। अधिरोह ने लंबी सांस भरी और बोला, क्या आप चल सकती है? और उसके सवाल को सुन रिया ने रोते हुए ही ना में सर हिला दिया। अधिरोह फिर अंदर आया और उसने राजन की एक ड्रेस ले ली और उस ड्रेस को रिया के हाथ में देकर सीधा उसने रिया को अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी एक्शन इतनी फास्ट थी कि रिया को तो पहले समझ ही नहीं आया। उसने डर से जल्दी से अधिरोह के गले में हाथ डाल दिया और अपना चेहरा उसके खुले सीने पर रख दिया। उसके गिले बालों का और गर्म सांसों का एहसास अधिरोह को अपने खुले सीने पर हो रहा था और उस वजह से उसकी हालत सच में खराब हो रही थी। वो एक पल रुका और फिर सब कुछ इग्नोर करके उसने सीधा बाहर जाने का रास्ता पकड़ लिया। बालकनी से होते ही वो अपने कमरे में आया और फिर वहां से उसके वॉकिंग वार्डरोब में, जहां अर्जुन के कहने पर अर्नव की असिस्टेंट लारा ने रिया के लिए सब कुछ ऑर्डर किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रात में ही सब कुछ अधिरोह के वार्डरोब में अरेंज भी कर दिया गया था। लेटेस्ट फैशन के हर तरह के कपड़े, ज्वेलरी, सैंडल्स, मेकअप एंड ऑल द एवरीथिंग जो एक रानी सा डिजर्व करती थी। दादी सा हुक्म से लारा की अच्छी बनती थी
और अर्नव ने जब उसे ऑर्डर दी थी कि रानीसा के लिए सब कुछ अरेंज करना है, उसने तभी उन दादीसा हुकुम को कॉल लगा लिया था और फिर क्या उनकी इजाजत से उनके रानीसा के लिए टॉप ब्रांड का सब कुछ आ गया और कमरे में सेट भी हो गया। अधिरोह ने उसे नीचे उतारा और बिना उसकी तरफ देखे ही बोला, चेंज कर लीजिए, हम राजन को उनका ड्रेस देकर आते हैं। अधिरोह ने राजन का ड्रेस ले लिया और वह से बाहर चला गया। रिया उसके कमरे का बाथरूम यूज कर रही थी, सो राजन अधिरोह के कमरे में आ गया था। रिया ने एक नज़र उस पूरे वॉकिंग वार्डरोब को देखा। एक साइड वहां अधिरोह के कपड़े और बाकी सारे एसेसरीज बड़े ही सलीके से रखी हुई थी और वही दूसरी साइड रिया के लिए अलग अलग ब्रांड के क्लासी कपड़े रखे हुए थे। रिया कुछ सिंपल सा पहनना चाहती थी, मगर उसकी कल ही शादी हुई थी, सो आज वो इतने सिंपल तरीके से तैयार नहीं हो सकती थी। उसने एक राजस्थानी चनिया चोली लहंगा उठाया और उसे पहन लिया। अच्छे से ओढ़नी सेट करके उसने अपने बालों को ड्राई किया और ढीली सी चोटी बांध ली। अपने मांग में सिंदूर सजाकर उसने लाइट वेट ज्वेलरी पहनी और अपने सर को ढक लिया। चाहे किसी भी हालत में उनकी शादी क्यों ना हुई हो, मगर रिया उस शादी को पूरे दिल से निभाने वाली थी और बस इसी वजह से वो पारंपरिक तरीके से ही तैयार हो गई और बाहर आ गई। पैर तो उसका काफी दर्द कर रहा था, मगर अब उसके पास ऑप्शन नहीं था। धीरे धीरे कदम उठाकर वो बाहर आ गई। उसके पायल की छन छन से उन दोनों बाप बेटे का ध्यान उसकी तरफ गया। वो लाल और गुलाबी कॉम्बिनेशन के जोड़े में रिया बाहर खूबसूरत लग रही थी और उसके पहने ज्वेलरी से, स्पेशली उसके सिंदूर और मंगलसूत्र से उसका लुक और भी निखर गया था। उन दोनों की नजरें तो उस पर ही ठहर के रह गई। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी एपिसोड 20। अधिरोह से सॉरी टू रिया। अधिरोह ने उसे नीचे उतारा और बिना उसकी तरफ देखे ही बोला, चेंज कर लीजिए, हम राजन को उनका ड्रेस देकर आते हैं। अधिरोह ने राजन का ड्रेस ले लिया और वह से बाहर चला गया। रिया उसके कमरे का बाथरूम यूज कर रही थी, सो राजन अधिरोह के कमरे में आ गया था। रिया ने एक नज़र उस पूरे वॉकिंग वार्डरोब को देखा। एक साइड वहां अधिरोह के कपड़े और बाकी सारे एसेसरीज बड़े ही सलीके से रखी हुई थी और वही दूसरी साइड रिया के लिए अलग अलग ब्रांड के क्लासी कपड़े रखे हुए थे। रिया कुछ सिंपल सा पहनना चाहती थी, मगर उसकी कल ही शादी हुई थी, सो आज वो इतने सिंपल तरीके से तैयार नहीं हो सकती थी। उसने एक राजस्थानी चनिया चोली लहंगा उठाया और उसे पहन लिया। अच्छे से ओढ़नी सेट करके उसने अपने बालों को ड्राई किया और ढीली सी चोटी बांध ली। अपने मांग में सिंदूर सजाकर उसने लाइट वेट ज्वेलरी पहनी और अपने सर को ढक लिया। चाहे किसी भी हालत में उनकी शादी क्यों ना हुई हो, मगर रिया उस शादी को पूरे दिल से निभाने वाली थी और बस इसी वजह से वो पारंपरिक तरीके से ही तैयार हो गई और बाहर आ गई। पैर तो उसका काफी दर्द कर रहा था, मगर अब उसके पास ऑप्शन नहीं था। धीरे धीरे कदम उठाकर वो बाहर आ गई। उसके पायल की छन छन से उन दोनों बाप बेटे का ध्यान उसकी तरफ गया। वो लाल और गुलाबी कॉम्बिनेशन के जोड़े में रिया बहुत खूबसूरत लग रही थी और उसके पहने ज्वेलरी से, स्पेशली उसके सिंदूर और मंगलसूत्र से उसका लुक और भी निखर गया था। उन दोनों की नजरें तो उस पर ही ठहर के रह गई और रिया उनकी नजरों से थोड़ा असहज महसूस करने लग गई और उसने अपनी नजरें झुका ली। राणा सा दरवाजे पर हुई दस्तक से उन दोनों की तंद्रा टूटी। अधिरोह ने ए नजर रिया को देखकर अपनी नजरें हटा ली और बोला, अंदर आ जाए, कहकर अधिरोह एक और जाकर बैठ गया। अर्जुन और उसके साथ एक डॉक्टर और नर्स अंदर आ गई। खम्मा घनी राणा सा, रानी सा, नन्हे कुंवर, उन तीनों ने अधिरोह और रिया राजन को प्रणाम किया और अधिरोह ने जवाब देकर नर्स के तरफ देखा और उसे रिया के तरफ इशारा कर दिया। रानी सा आई। एक नर्स रिया के पास गई और उसने रिया को एक और बेड के लिए हेल्प कर दी। अधिरोह ने पहले ही अर्जुन से कह दिया था कि रिया के पैर में मोच आ गई है और उसी ने डॉक्टर और साथ ही में नर्स को लाने के लिए भी कह दिया था। रिया के बैठते ही डॉक्टर ने उसे चेक किया और फिर उसे पेनकिलर दे दी। अद्विक फिक्र से रिया के पास आकर बैठ गया और फिर डॉक्टर ने अधिरोह को रिपोर्ट कर वो वह से चला गया। अधिरोह फिर बोला, आपका और अद्विक का नाश्ता ऊपर कमरे में ही आ जाएगा, हम अब बाहर जा रहे हैं, और वो वहां से जाने लग गया। सुनिए, रिया की आई धीमी सी मीठी सी आवाज और अधिरोह के कदम रुक गए। उसे रुका हुआ देखकर रिया बोली, हम घर के मंदिर में जाना चाहते हैं। आज शादी के बाद का पहला दिन है आज, और हम नहीं चाहते कि दिन की शुरुआत बिना भगवान जी के दर्शन से हो, रिया बोली। और अधिरोह ने उसके तरफ कंफ्यूज होकर घूरते हुए देखा और क्या नन्हे कुंवर आ गए रिया के सामने और हाथ की घड़ी बांधते हुए घूरने लग गए अपने बाबासा को। अधिरोह ने अपने दाएं भुवई को हल्के से रब किया और अपने आवाज में मीठापन लेते हुए बोला, तो फिर आप क्या चाहती है कि फिर से हम आपको बाहों में उठाकर न चले जाए और वापस लेकर आ जाए, या फिर हम दिन भर यही आपको उठाने कर यहाँ से वहां ले जाने का ही काम कटे क्या? अधिरोह की गुस्सा ही आया था रिया पर। आफ्टर ऑल उसके वजह से, रिया की वजह से उसके नन्हे कुंवर बार बार उन्हें आंखें जो दिखा रहे थे। रिया को उसके बातों में का टोन समझ में आ गया, लेकिन राजन के प्रेजेंस को याद रख वो भी अपनी मीठी आवाज में और भी मिठास लाते हुए बोली, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, आप बस हमारे साथ नीचे ओए और हमें मंदिर कहाँ है ये दिखाइए, और हाँ, अगर आपका ज्यादा वक्त वेस्ट नहीं हो रहा होना तो हमारे साथ आकर आशीर्वाद भी लीजिए, रिया बोली। और अधिरोह उसे कुछ बोलने ही वाला था कि उससे पहले ही वो राजन के तरफ थोड़ा सा झुक गई और बोली, आदि आप भी चल रहे हो हमारे साथ आशीर्वाद लेने, और फिर हम आपको नाश्ता भी करवा देंगे। क्या खाना पसंद करेंगे आप? रिया ने फुल ऑन अधिरोह को इग्नोर किया और अधिरोह को अब सच में उस पर गुस्सा ही आ गया। किसी में हिम्मत नहीं थी राणा सा अधिरोह को इग्नोर करने,
या फिर यूं कहे कि राणा सा अधिरोह की पर्सोनालिटी थी ही इतनी जबरदस्त कि उन्हें इग्नोर कर नालग भागना मुमकिन ही था। लेकिन रिया, उसे तो उसकी कोई परवाह ही नहीं थी। उसने तो शान से उसे इग्नोर भी कर दिया और धीरे धीरे कदमों के साथ ही सही लेकिन फर्क से उसके सामने से होते ही राजन को लेकर बाहर चली भी गई। जे छोरी है तो इतसी सी ही, लेकिन जीप भनी तेज चाले से इसकी अधिरोह ने उसके तरफ देखकर अपने ददात ओट खा लिए और वो भी उसके पीछे पीछे आ गया। नहीं, किसी के पीछे चलने की आदत कहा थी राणा सा को। वो तो अपने हमेशा की तरह रोबदार कदमों से उन दोनों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गए और स्टेयर्स उतर भी गए। रिया भी स्टेयर्स के तरफ जाने लग गई, मगर राजन ने नामे सर हिलाया और उसे लिफ्ट के पास ले गया। रिया को लगी चोट को देखकर वो पहले ही काफी परेशान हो गया था, फिर भला कसी उसे सीढ़ियां उतरने देता। वो दोनों नीचे आ गए और सारा स्टाफ मुड़ मुड़ कर रिया को देखने लग गया। वेल मैंशन में लड़की उनकी रानी सा आई है, इस खबर पर उन्हें भरोसा ही नहीं था। वो जब से यहाँ काम को थे तब से उन्होंने किसी भी लड़की यहाँ आया हुआ जो नहीं देखा था। हाँ, दादी सा हुकुम और दादा सा हुकुम कभी कभी आते थे और उनके साथ कभी कभी अधिरोह की कजिन्स आ जाती थी, मगर आकर वो कुछ ही देर में वापस चले भी जाते और किसी को भी वह रुकने की इजाजत नहीं थी। उनके घर में भी सिवाय दाई माँ के और 2 ही लेडी स्टाफ थी जो गलती से भी अधिरोह के सामने नहीं आती थी। सो वहां पर किसी को भी ना के बराबर ही यकीन था कि उनके राणा सा ने शादी कर ली है। मगर उनका सच हकीकत में बदल गया जब उन्होंने रिया को आते हुए देखा, वो भी नन्हे कुंवर के साथ। सबकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी होकर लगभग बाहर आने को ही हुई। नन्हे कुंवर किसी और को तो छोड़ो ही, उनके डॉक्टर्स को भी उन्हें हाथ लगाने नहीं देते थे, और आज सामने से आती हुई लड़की जो उनकी रानी सा है उनके हाथ को अपने हाथों से पकड़ आ रहे थे। सबके हैरानी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा और वो शौक होकर उन दोनों को देखते रह गए। ऊपर सीढ़ियों पर खड़ा अधिरोह उन सभी को ही देख रहा था। गुस्सा ही आया उसे सब पर, और वो क्यों आया ये बात तो वो भी समझ नहीं पाया। उसने अपनी तेज आवाज में शेर के जैसे दहाड़ते हुए अर्जुन को आवाज लगाई, अर्जुन, और बस उसका वो दहाड़ना सुनकर सब होश में आ गए और डर से कांपने लग गए। वो सब एक साथ ही झुके और उन्होंने अधिरोह को प्रणाम किया। उनके प्रणाम को इग्नोर कर वो रिया और राजन के पास गया और रिया के कंधे पर हाथ रखकर सबकी तरफ देखकर बोला, जे महारी अर्धांगिनी से तुम सबकी रानी सा, तो आगे से उनकी तरफ नजरें उठाकर देखने की हुई तुम सारे की जुर्रत तुम्हें कड़ी सजा का हकदार बना देंगी। और एक बात, अगली बार से जो मान सम्मान तुम सब महारे को देते हो वही मान सम्मान महारी रानी सा के लिए भी चाहिए। समझने आ गया सबके, अधिरोह ने गरजते ही कहा और सब झुककर रिया को प्रणाम करने लग गए। मगर रिया, उसकी नजरें तो अधिरोह पर ही थी, सिर्फ अधिरोह पर। कल उसे बेइज्जत करता वो आज सभी को उसे मान सम्मान देने के लिए बोल रहा था। कल उसके सामने उसके कदमों में गिरी हुई उसके सामने आज वो सभी को झुकने के लिए बोल रहा था। और उसका वो कंधे पर रखा हुआ हाथ, कल यही तो हाथ थे जो उससे उसकी इज्जत छीनना चाहते थे। आज उन्हें हाथों की वजह से उसे रानी सा का किताब मिला था, रानी सा होने का मान मिला था। उसकी आंखों ने आंसू आ गए और वो भर हुई आंखों से उसके तरफ देखने लग गई। उसकी वो आंसुओं से भरी आंखें अधिरोह के दिल को चिरकर रख गई। शिकायतें दर्ज करने लग गई वो अधिरोह से, उसी के खिलाफ, जो कि अधिरोह को भी समझ में आ गया। और वो धीरे से उसके तरफ झुककर बोला, कल जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक गलत फहमी थी। को महारे को थारे खिलाफ हो गई थी। मैं उस वास्ते थारे से माफी चाहता हूँ। जानते हैं हम हमारी गलती माफ करने लायक नहीं है, और अगर वो सब नहीं आते तो शायद हम अपनी ही नजरों में गिर जाते। मगर सच में हम उस वक्त नशे की हालत में थे, अरु हमें गलत फहमी हो गई थी। एम सॉरी, अधिरोह ने कहा और उससे दूर होकर वो सीधा मैंशन में बंधे मंदिर में चला गया। रिया बस उसे जाते हुए देखती ही रह गई। उसके साथ जो भी हुआ था वो गलत था, बहुत गलत। मगर क्या सच में उस सब में अधिरोह की गलती थी? नहीं, रिया के दिल ने गवाही दी कि उस सब में अधिरोह की गलती नहीं थी। और अब का उसे इज्जत देना, उससे माफी मांगना, उसके दिल में उस हादसे को लेकर जो भी मलाल था वो दूर कर गया और रिया के कदम भी उसके पीछे बढ़ गए। अधिरोह ने अपनी जिंदगी में अभी तक किसी से भी माफी नहीं मांगी थी, कभी उसे जरूरत ही नहीं पड़ी थी किसी से माफी मांगने की। राणा सा था वो, और उसका कहा हर एक लफ्ज, चाहे वो सही हो या फिर गलत, वो सब सही ही था। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसका ईगो, उसे कभी भी किसी के सामने झुकने के लिए मन करता था। उसके बावजूद भी आज अधिरोह ने रिया से माफी मांगी थी, क्योंकि वो जानता था जो भी हुआ था वो गलत था। और रिया के आंसू, उसके आंखों की तड़प, उस वजह से तो वो अपने आप को रोक ही नहीं पाया उससे माफी मांगने से। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए, सिर्फ और सिर्फ टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अभी तक के आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे सभी सब्सक्राइबर की वजह से हुआ है जो मेरी स्टोरी को इतना प्यार दे रहे हैं।